तो आज हम बात करने वाले सर्किट थ्योरी इन कैपेसिटर। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने वहाँ पे पढ़े थे। कल हम लोगों ने बात करी थी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का। जल्दी बोलो सीरीज का फॉर्मूला। इफ C1 C2 C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज में क्या चीज सेम रहता है? चार्ज। क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट होता है? पोटेंशियल। पैरेलल का बोलो C1 + C2 + C3 पैरेलल में क्या चीज सेम रहता है? क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? चार्ज। और यहाँ पे क्या चीज सेम रहता है? और क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट होता है? डन है ना? अब देखो याद करो, आप लोगों ने ऐसे न्यूमेरिकल्स करे कि अगर ऐसे कैपेसिटर लगाए हुए हैं और हमसे कोई पूछे फाइंड आउट द C इक्विवेलेंट, आराम से सुनना, A और B, ये C1 ये C2 ये C3, तो करने का वही सिंपल सा फंडा है कि जिनके बीच में निकालना है उनको एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे रखो। अगर कोई पॉइंट्स बीच में आ जाता है तो उनको बीच में रखना है। किन किन के बीच में लिखना है? अच्छा एक चीज और, जिन दो पॉइंट्स के बीच में लिखना होता है वहां पर एक बैटरी लगानी होती है। आप चाहो तो बैटरी लगा लो, आप चाहो तो बैटरी ना लगा के इसका पोटेंशियल A मान लो और उसका पोटेंशियल A और B नहीं मानना, V और 0 मानना है, तो मान के चलो कि यहाँ पे क्या लगी हुई है भाई, मान लो, क्योंकि अल्टीमेटली लगानी तो बैटरी है। तो ये बैटरी है, V पोटेंशियल है, तो ये 0 ये B, तो ये भी V बना और ये भी 0 बना, तो ये भी V बना, ये भी V बना, ये भी V बना, ये 0 ये 0 ये 0। हाँ ना बोलो? तो आप कैसे भी कर सकते हो, V और 0 के बीच में निकालना चाहो तो भी निकाल लो, और A और B के बीच में भी निकालना चाहो तो भी निकाल लो। जल्दी बोलो, ये भी ये भी ये भी ये 0 ये 0 ये 0। तो पहला कैपेसिटर किसके बीच में कनेक्टेड है? A और B के बीच में या V और 0 के बीच में। दूसरे वाला बोलो, दूसरे वाला भी B और 0 के बीच में। तीसरे वाला बोलो, तीनों के तीनों कैसे हैं? सभी बच्चे बोलो, तीनों के तीनों बहुत बढ़िया, तीनों पैरेलल है, तो C1 + C2 + C3 डायरेक्ट आंसर है। अब मुझे एक बार बताओ, ऐसा भी न्यूमेरिकल किया था हम लोगों ने कि यहाँ पर एक कैपेसिटर C1 लगा दिया था, ये C2 लगा दिया था, यहाँ पे C3 लगा दिया था, यहाँ पे C4 लगा दिया था, ये पॉइंट A बोला था, ये पॉइंट B बोला था, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। फाइंड आउट द C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। कैसे किया था बच्चों? A और B, if this is at B potential तो this is also at B। लाइव वायर है, लाइव वायर के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या माना था? तो ये भी B है, ये भी B है बच्चों। यहाँ पर फंस गए तो D मान लो, क्योंकि C ऑलरेडी हम मान चुके हैं कैपेसिटेंस में। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे A रखेंगे, यहाँ पे B रखेंगे और बीच में कौन आ जाएगा? अब ये देखो C1 किस किस के बीच में कनेक्टेड है? सभी बच्चे B और D के बीच में C1 कनेक्टेड है। जल्दी बोलो, C2 किस किस के बीच में? B और D। C3 बोलो, B और D। C4 बोलो, A और D। क्या ये तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन समझ में आ गए? ये तीनों किसमें है? पैरेलल का इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज। क्या सोल्व कर सकते हो? सोचो, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दो, जो हम लोगों ने यहाँ पर A माना है, अब इस A को क्या किया मैंने, देखो ऐसे मॉडिफाई कर दिया कि ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया। नाउ दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। बोला गया फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। तो क्या चारों के चारों पैरेलल हो गए? अरे हाँ है ना बोलो? पक्की बात, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, तो ऐसे ही हमें C इक्विवेलेंट निकालना आता है। सेम इसके बाद हम बात करें थे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बोलो, वहाँ पर क्या था? R1/R2 must be equal to R3/R4। तो बीच वाले R5 को हम हटा देते थे, तो यहाँ पर भी सेम आएगा। C1/C2 C3/C4 के बराबर होगा, तो बीच वाले कैपेसिटेंस को, तो ऊपर दोनों सीरीज, नीचे दोनों सीरीज, और आपस में सेम फंडा। बस रिजल्ट क्या चेंज हो जाएगा बच्चों? जो वहाँ पैरेलल में फॉर्मूला होता था यहाँ पे क्या आ जाएगा, और जो वहाँ पे सीरीज में आता था यहाँ पर, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी कोई भी चेंज नहीं आने वाला। फिर उसके बाद हम लोगों ने अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज किया था। अनबैलेंस के लिए हम लोगों ने नोडल मेथड लगाया था कि नोड लो, जहाँ पर फंस जाते थे वहाँ पर x मानना होता था। एक बार ही फंसेंगे, एक बार x मानेंगे, दो बार ही फंसेंगे तो x और y मानेंगे, तीन बार ही फंसेंगे तो x y z, चार बार ही फंसेंगे तो समझ लेंगे क्वेश्चन ऐसे होगा। तो उसके अलग अलग वेरिएंट है। जैसे एचसीवी में आईएएस क्वेश्चन नंबर 41 है, उस 41 क्वेश्चन को आप देखोगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का। शायद आपने अगर ट्राई किया तो बहुत अच्छी बात, नहीं ट्राई किया तो ट्राई करके देखना। एक बार दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाता है। उसमें 4 पॉइंट्स आते हैं, 4 पॉइंट्स पर हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो बट यू विल रियलाइज कि आप धीरे धीरे उसको सोल्व कर सकते हो। चलिए, तो ये मतलब इतना फॉर्मेट समझ में आ गया। अब आती है व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। वो आ रहा है उसमें
इसके बाद नहीं आ रहा। प्राची के फ़ोन मैसेज आ गया था कि शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। उसको पता नहीं चिकन, मैं बताऊंगा क्या हो गया, मुझे पता है। अब बेटे आ जाओ आ जाओ। अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज देखो बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या किया था हमने। अब ऐसे मान लीजिए ये C1 ये C2 मान लो ऐसे, जहां पर भी 5 कैपेसिटर या 5 रेजिस्टर लिखे आ जाए मिले आ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए वो कैसा है। देखो ये A और B है, मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये C5। अगर C1/C2 की रेशो C3/C4 के बराबर है या C1/C3 की रेशो C2/C4 के बराबर है, इफ C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 तो समझ लें कि कैसा है ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसा है बच्चों? अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आ गई तो C5 को हम हटा देते थे। C5 को हटा देंगे तो ये दोनों C1 एंड C3 आ रही सीरीज, C2 एंड C4 आ रही और आपस में, तो विल गेट द आंसर। चलिए ये क्वेश्चन जल्दी करके दिखा दो। मान लो ये 5 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है, ये आपके पास 2 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है, ये आपके पास 10 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है। यहाँ पर एक कैपेसिटर और लगा दिया गया, यहाँ पर एक कैपेसिटर और लगा दिया गया बच्चों। अभी यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो 10 माइक्रोफैरेड का मान लेता हूँ और यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो 5 माइक्रोफैरेड का मान लेता हूँ। दिस इज A एंड दिस इज B। जल्दी बताइए, इज दिस बैलेंस और अनबैलेंस्ड? बैलेंस है 10/5 10/5 बेसिकली 2:2। तो ये 2 वाला जो 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस है इसको हटा देंगे तो ये 10 और 10 किसमें बने बच्चों? सीरीज 10 और 10 सीरीज में बने तो 10/2 यानी 5 और ये 5 और 5 सीरीज में बने तो ये 5/2। तो ऊपर का 5 और नीचे का 5/2 आर इन पैरेलल तो 5 + 2.5 7.5 माइक्रोफैरेड नहीं आया आंसर। पक्की बात? तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों? 7.5 माइक्रोफैरेड। जल्दी बताओ आया नहीं है? अब अगर ये चीजें समझ में आ गई तो हम धीरे-धीरे अब बात करते हैं क्यूबिकल प्रॉब्लम्स पे। क्यूबिकल प्रॉब्लम्स क्या बोल रही थी कि क्यूब में बेसिकली 8 कॉर्नर्स होते हैं, 12 एजेस होते हैं, 6 फेस डायगोनल होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। ये हम लोग 12 फेस डायगोनल होते हैं और 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। हर एक पे हम लोग रेजिस्टेंस मान देते हैं, वहाँ पर R। यहाँ पर हम मान लेते हैं C। अब C की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 माइक्रोफैरेड भी हो सकती है, 2 माइक्रोफैरेड भी हो सकती है। तो या तो वहाँ पे क्या लिखा होगा कि 3 वैरायटी में पूछे जाते हैं कि H कह लो, फेस डायगोनल कह लो और बॉडी डायगोनल कह लो। तो आपको क्या कराया था? एंटर इन फेसबुक, एंटर इन। तो सभी का रेजिस्टेंस R मान देते हैं। वहाँ पर सॉल्व करने का क्या तरीका था बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 बोलो भाई। ये रजिस्टर के केस में था। सेम ऐसे ही कैपेसिटर में लगे आ जाए तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा? बस इसको रिवर्स कर दो। क्यों रिवर्स करा? रीजन समझ में आया? क्योंकि सीरीज और पैरेलल आपस में इंटरचेंज हो गया है। तो यहाँ पर इन कैपेसिटेंस बोलो, इन कैपेसिटर बोलो जल्दी 12/7C 4/3C 6/C की वैल्यू जो भी गिवन होगी न्यूमेरिकल में रख देना, यू विल गेट द आंसर। जल्दी बताइए इतना आया नहीं है? दोबारा बोलो, एंटर इन फेसबुक। E बोले तो H, F बोले तो और B बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 वो याद रखो, कैपेसिटर में रिवर्स कर देना, यू विल गेट द आंसर। नहीं आया बच्चों? अब ये सब चीजें होने के बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के बाद निकाल सकते हो ना आप इक्विवेलेंट, सोल्व करके देखना है, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद हम लोग ने स्विच किया था सर्किट थ्योरी में। अब सर्किट थ्योरी में सबसे पहले न्यूमेरिकल, एक कैपेसिटर एक बैटरी चार्ज कर दिया गया, बोला गया बताओ बैटरी के अक्रॉस कितना चार्ज है, क्या पोटेंशियल है। सिंपल सा क्वेश्चन। मेरे से बोला गया ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड का, इस पे एक बैटरी लगा दी बच्चों मैंने 10 वोल्ट। जैसे वहां पर क्या बोला गया था कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है? रजिस्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस पहुंचना। अगर मुझे रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल पता लग गया तो क्या मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया, डिवाइडेड बाय R कर दो तो क्या मुझे I मिल जाएगा?
वहाँ पे आई निकालना हमारा मोड होता है, यहाँ पर चार्ज निकालना हमारा मोड होता है। चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इंटू वी। सी तो हमें पता होगी, जैसे इस वाले कैपेसिटर की माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस कितनी है, 2 माइक्रोफैराड। बैटरी के साथ लगाए तो हमारा मेन मोटो क्या है, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पहुंचना। उस दोनों प्लेट्स के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल पता लग गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूंगा मैं हायर माइनस लोअर करके। सी पता है मुझे, वी पता है, तो फिर तो निकल जाएगा मेरे पास। जल्दी बोलो, अगर ये 10 वोल्ट है बच्चों, तो क्या मैं इसको 0 इसको 10 मान सकता हूँ? देखिए ध्यान से, लाइव वायर तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आ गया, इसके अक्रॉस, तो कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, 10। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, 2, तो चार्ज कितना हो गया, 10 into 2 माइक्रोकूलम, तो 20 माइक्रोकूलम इज द चार्ज अक्रॉस दिस कैपेसिटर। नहीं आया बच्चों? अब ऐसे करते करते हमने क्या देखा था कि एक सर्किट बनाया था, जिस सर्किट में केवल और केवल एक रेजिस्टर या एक लाइव वायर छोड़ी थी। याद है वहां पर सबसे पहली वैरायटी क्या थी, बैटरी लगाई थी, रेजिस्टर लगाए थे, बट कहीं ना कहीं एक सर्किट में एक ब्रांच ऐसी थी जिसमें लाइव वायर थी। फिर दूसरा टाइप क्या देखा था कि हर एक ब्रांच में कोई ना कोई रेजिस्टर या बैटरी कनेक्ट कर दी थी। नहीं आया? ठीक है ना? अभी बेसिक क्वेश्चंस करते आ जाओ। पहले बताओ ये हो जाएगा श्योर? मैं फिर कह रहा हूँ किसी भी बच्चे को कोई भी टॉपिक में डाउट आए ना तो पूछ लेना, शर्माना मत कि ये तो बोल रहे हाँ हो जाएगा हम क्यों बोले, शर्म आते मत करना। वहाँ नहीं समझ में आए तो यहाँ समझने की कोशिश करना, क्योंकि ज़्यादा लंबा करूँगा नहीं, आधा में सर्किट थ्योरी खत्म हो जाएगी। डिट्टो वहीं का रेप्लिका है, आप देखोगे एक दो क्वेश्चन करने के बाद आपको खुद फील आ जाएगी रिपीटेशन ऐसा। बात समझ में आ रही है? देखिए हमने बोला लेट्स से अब एक न्यूमेरिकल कर दे, ठीक है? एग्जांपल नंबर 1 आ जाओ। ये मेरे पास एक कैपेसिटर है बच्चों, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, ये एक कैपेसिटर और एक बैटरी। बोला गया फाइंड आउट चार्ज क्रॉस ईच कैपेसिटर। मान लेते 10 वोल्ट 2 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड। जल्दी बोलो कैसे करते थे? 0 मानते स्टार्ट करते थे, और हमारा मेन मोटो क्या है, कैपेसिटर की हर एक प्लेट के क्रॉस पहुंचना। बोलो कहाँ पे मानो 0, तो मानो ये 0, तो ये क्या बना 10, ये लाइव वायर, ये 0 तो ये भी 0। अब ध्यान से देखो ये 0 ये माइनस, ये 4 वोल्ट मानो बच्चों, ये एक बैटरी है, ये 0 ये 4 वोल्ट, तो 0 माइनस से प्लस, तो ये भी 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, तो ये भी 4 वोल्ट, ये भी 4 वोल्ट, तो ये भी 4 वोल्ट, तो ये भी 4 वोल्ट। नहीं आया बच्चों? इस वाली प्लेट के क्रॉस बजाओ, क्या पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया? तो बोलो 4 और 2, तो ये वाली हायर प्लेट बनी 8 माइक्रोकूलम की, ये वाली बनी 8 माइनस माइक्रोकूलम। नहीं आया? ये तो बैटरी है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यहाँ पर देखो 4 और ये 10, तो 6, तो ये हायर बन गई ना, ये हायर भाई, ये 10 है ये 4 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 आएगा। तो ये हायर बन गई, तो ये 6 into 2 12 माइक्रोकूलम, और ये माइनस 12 माइक्रोकूलम। नहीं आया बच्चों समझ में? बट इन क्वेश्चंस को करना बहुत इजी क्यों है? रीजन है क्योंकि आपको एक ब्रांच कहीं ना कहीं ऐसी मिलेगी जहाँ केवल और केवल बैटरी मिलेगी या लाइव वायर मिल जाएगी। बैटरी और लाइव वायर मिल जाए तो हमारा काम बहुत इजी बन जाता है। बैटरी के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक पहुंचना बहुत इजी है, प्लस माइनस करते हुए। लाइव वायर में तो जो कॉमन पोटेंशियल है, जैसे यहाँ पे भाई कॉमन पोटेंशियल है, तो सारे के सारे पॉइंट्स कॉमन पोटेंशियल पे। जल्दी एक क्वेश्चन करके दिखा दो सभी बच्चे। फाइंड आउट चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सभी बच्चे करेंगे बच्चों। जल्दी। This is C1, this is C2. Find out charge across each capacitor. सर C1 में तो 8 आ गया, हाँ 8 आ गया। 8 इसमें 4 माइनस 2 आ गया। देखिए इस बारी 0 मानो 0 0 0, ये माइनस ये प्लस ये 4, ये भी 4, ये भी 4, ये 0 माइनस 2 प्लस 2 ये 2। तो देखो इसके अक्रॉस 4 वोल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, 2 इसकी कैपेसिटेंस है, तो ये आ गया 8 माइक्रोफैरेड सॉरी कूलम, ये माइनस 8 माइक्रोकूलम। ये बोलो 4 और 2 2, भाई ये हायर है ये लोअर है, तो 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम। तो ये बताइए आया नहीं आया इसके में? अगर ये समझ में आ गया तो इसका अलग वेरिएंट देखो। अब सेम क्वेश्चन में क्या करना बच्चों, इधर देखो। आओ बच्चों,
अब बोला गया फाइंड आउट चार्ज क्रॉस ईच कैपेसिटर। अच्छा इधर देखो, कि जैसे स्विच को प्रेस किया गया S1 एंड S2, फाइंड आउट चार्ज क्रॉस ईच कैपेसिटर। अब क्या करें बच्चों, 0 मानो स्टार्ट कर जाओ, जहां फंस जाते हैं वहां क्या मान लेते हैं x। तो अपन को जैसे स्विच, अच्छा बच्चों एक बात बोल देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको स्विच मिलने वाला है। जैसे शायद अगर आप लोगों ने एससीबी के न्यूमेरिकल देखे होंगे तो न्यूमेरिकल नंबर 32 शायद 31 32 के आसपास है, उसमें भी स्विच लगाया हुआ है। स्विच समझ के चलना, बेसिकली इट्स अ लाइव वायर। इट्स अ, अगर ये स्विच का सिंबल मिल गया ना, उस स्विच को प्रेस कर दिया तो देयर इज नो रेजिस्टेंस एट ऑल, कोई रेजिस्टेंस नहीं स्विच वाली वायर में, जब तक वो बोले ना। हाँ बोल देगा तो दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। जैसे कई बार क्वेश्चंस में बोल देगा कि वोल्टमीटर और एमीटर का इनिशियली रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है। आइडियल बोल देगा तो एमीटर का रेजिस्टेंस 0 मान के चलते हैं और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हम इनफाइनाइट मान के चलते हैं। इन केस अगर वो बोल देगा कि देयर इज सम रेजिस्टेंस अक्रॉस वोल्टमीटर एंड देयर इज सम रेजिस्टेंस अक्रॉस एमीटर, तो अपन को वो रेजिस्टेंस भी काउंट करने पड़ेंगे। तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब एक बात बताओ, जैसे ही स्विच को दबाया तो बोला गया फाइंड चार्ज क्रॉस ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो अभी इन क्वेश्चन में और इन क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ गई भाई, इस क्वेश्चन में यहाँ पे भी कैपेसिटर था, यहाँ पे भी कैपेसिटर था, यहाँ पर बैटरी थी, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन इन क्वेश्चन में देखो हर एक ब्रांच में कैपेसिटर आ गए, हर एक ब्रांच में कैपेसिटर आ गए, तो मुझे एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले तो मेन मोटो क्या है, 0 मानो स्टार्ट कर लो। 0 मानो, ये 0 तो ये भी 0 तो ये भी 0 तो ये +6 बना, ये +4 बना रहे, हाँ ना बोलो। लेकिन ध्यान रखें ऊपर फंस गए तो जहां फंस जाते थे वहां पे क्या मानते थे, x। अब मेरी बात सुनो बच्चों, वहां पर x मान के हम क्या बोलते थे कि कंसीडर x एज अ हायर पोटेंशियल और करंट को फ्लो करा दो, जंक्शन पे आने वाला करंट मस्ट बी इक्वल टू, आया नहीं ये बातें समझ में। जहां पर भी फंस जाते थे फिर हम बोलते थे कि x को हायर मानो और करंट को फ्लो करा दो। याद है तो आपको यहाँ से I1 I2 I3 ऐसे निकालते थे। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपने सिस्टमैटिक तरीके से समझो। है बेसिकली वही केसीएल ही लगाएंगे, किरचॉफ चार्ज लो या करंट लो ही लगाते हैं यहाँ पर भी। लेकिन उसमें देखो बिफोर कनेक्टिंग देम टू द स्विच, जब हम लोगों ने स्विच को ओपन रखा तो इनिशियली चार्ज बताओ कितना था कैपेसिटर पे। ये C1 मान लो, ये C2 मान लो, ये C3 मान लो। जब हमने स्विच को ऑन नहीं किया या क्लोज नहीं किया तो इनिशियली कैपेसिटर पे कितना चार्ज था, 0। भाई कहाँ चार्ज थे, है ना। अब फिर कल वाली बात बताओ कि जो ये वाले प्लेट्स है, ये वाले प्लेट्स देखो, ये तीनों प्लेट्स, इन तीनों प्लेट्स पे चार्ज रीशफल रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ये चार्ज यहाँ से यहाँ जंप करके नहीं आएगा। पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको कि लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट्स को कंजर्व कर दो, जो भी फाइनल था वो इनिशियल के बराबर होने वाला है, वहां से भी निकालते थे हम लोग। यहाँ पे भी वही देखो, क्या है कि तीनों वाली प्लेट पे इनिशियल चार्ज कितना था, 0, क्योंकि जब हम लोगों ने सर्किट को कंप्लीट नहीं किया था तो इनिशियली 0 था। अब बाद में क्या होगा, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे जरूर, बट अल्टीमेटली सबका टोटल सम कितना होगा, 0। सबका टोटल सम कितना होगा, मान लेते हैं इस पे कितना चार्ज है Q1, इस पे कितना चार्ज है Q2 और इस पे कितना चार्ज है। सेम वैसे ही फंडा है कि x मानो, उसको हायर पोटेंशियल मान के चार्ज को फ्लो करा दो, बट वो चार्ज आया कहाँ से भाई, जो पहले चार्ज था ना वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ना, तो पहले कितना था 0, अभी भी कितना होगा, टोटल सम 0 होने वाला है, बट हाँ रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है वो। तो क्या रखेंगे हम लोग, Q1 + Q2 + Q3 मस्ट बी इक्वल टू, याद करो वहाँ पे क्या लिखते थे हम, I1 + I2 + I3 मस्ट बी इक्वल टू। अब I को क्या लिखते थे, V/R। अरे यहाँ पे Q को क्या लिखेंगे, C/V। तो यहाँ पे देखो, इधर देखो, इधर इसका पोटेंशियल x है बच्चों, इसका भी x, इसका भी x, इसका लोअर पोटेंशियल 0, तो क्या हो जाएगा 2 × x, नहीं आया। ये कितना हो जाएगा बच्चों, x - 4 × ये कितनी माने हमने 1, x - 4 × 1, ये कितना आ जाएगा बच्चों, x - 6 × 2 = 0। सोल्व फॉर x, x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू रख देना, Q1 भी पता लग जाएगा, Q2 भी पता लग जाएगा और Q3 भी। जल्दी बोलो Q1 की वैल्यू, जल्दी बोलो
Q1 की वैल्यू कितनी है 2x प्लस x minus 4 into 1 x minus 4 into 1 plus x minus 6 into 2 is equal to 0 x के लिए सोल्व करो बच्चों दिस इज x तो ये क्या बन गया 2x x x 4x और ये कितना बन गया नहीं ये 2 है ये 2x 2x 5x और ये कितना बना -4 -12 -16 is equal to 0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 16/5 नहीं आया बेटा 16/5 यहाँ पे रख दो तो ये कितना हो जाएगा 32/5 माइक्रोकूलम तो इस वाली प्लेट पे आ गया सेम ऐसे यहाँ पे रखो तो Q1 Q2 Q3 पता लग जाएगा जल्दी बताओ आया नहीं ऐसे अब एक क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे जल्दी फटाक से इसी क्वेश्चन में देखो इसी क्वेश्चन में बस मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा रहा हूँ और ये एक बैटरी लगा रहा हूँ बैटरी ये 2 वोल्ट या 4 वोल्ट की बैटरी मान लो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर मान लो चलिए फाइंड आउट चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर चलिए बच्चों अब ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड ये 4 वोल्ट की बैटरी के साथ है ये 10 वोल्ट की बैटरी के साथ है तो जैसे इनको कनेक्ट कर दिया गया फाइंड Q1 Q2 Q3 जल्दी आओ भाई आओ हो गया बेटे सबका कैसे क्या जल्दी जल्दी बोलो 0 0 0 10 4 फंस गए x x x Q1 Q2 Q3 बोलो Q1 plus Q2 plus Q3 must be equals to Q1 plus Q2 plus Q3 must be equals to चलिए जल्दी आ जाओ Q1 की वैल्यू बोलो 2 into x plus x minus 4 into 2 plus x minus 10 into 2 क्या सबकी ये इक्वेशन बनी क्या बस तो सॉल्व करो x x की वैल्यू निकल जाएगी Q1 into Q3 निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है आ जाओ अब यहाँ से कराता हूँ तुम्हें अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एक बारी वो और करा देता हूँ उसमें देखो आराम से तसल्ली से क्योंकि दो बारी फंसने वाले हैं आओ मान लो ये हमारे पास 1 माइक्रोफैराड है ये हमारे पास बोलो कितना 2 माइक्रोफैराड मान लेते हैं ये हमारे पास 2 माइक्रोफैराड मान लेते हैं ये हमारे पास 2 माइक्रोफैराड मान लेते बच्चों और ये हमारे पास 1 माइक्रोफैराड दिस इज पॉइंट बी दिस इज पॉइंट ए चलिए देख के बताओ 5 कैपेसिटर है तो 5 कैपेसिटर है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनने वाला है अब ये चेक करना है कि वेदर दिस इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दिखाई दे रहा है अनबैलेंस्ड तो अनबैलेंस्ड में क्या करना चुपचाप जिनके अक्रॉस लाइन निकालना है उसके अक्रॉस बैटरी मान लो अभी देखो मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए बच्चों C इक्विवेलेंट तो बैटरी कुछ भी मान लो V वोल्ट की मानना चाहिए V वोल्ट की मान लो वरना मैं तो पर्सनली ये बोलता हूँ कि 10 के मल्टीपल्स में मानो 10 के मल्टीपल्स में इसलिए क्योंकि मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना बहुत इजी होता है तो 10 मान लो कोई इशू नहीं है अब एक बार बताओ ये 10 वोल्ट है ये 0 है तो ये भी 0 वोल्ट बना ये 10 वोल्ट बना पहले ये बताओ ये से आनो अब क्या मैं इसके इस पॉइंट और इसके इस पॉइंट तक पहुंच सकता हूं नहीं कैसे पहुंच सकेंगे क्योंकि यहां से यहां कैपेसिटर लगा हुआ है यहां से यहां पे कैपेसिटर लगा हुआ है तो अब हमारे पास दो ऐसे पॉइंट्स बन के जहां पर पहुंचना हमारे लिए नामुमकिन लग रहा है तो चुपचाप एक को क्या मान लो और एक को सिंपल सी बात है बच्चों कि जैसे इन वाली प्लेट्स का चार्ज कंजर्व रहेगा वैसे ही नीचे वाली प्लेट्स का भी चार्ज कंजर्व रहने वाला है तो सिंपल सी बात ये मानो कि ऊपर वाली प्लेट में से मान लो Q1 Q2 और Q3 चार्ज चले चलिए जंक्शन होना है ये x पे तो x पे क्या है Q1 plus Q2 plus Q3 must be equals to 0 अब Q1 को बोलो क्या लिखेंगे x minus 10 into 1 x minus y into 2 x minus 0 into 2 डन अब y को हायर पोटेंशियल कंसीडर करो अब यहाँ से क्या निकालो बच्चों Q4 Q5 और Q6 सिमिलरली यहाँ पे भी लिखो Q4 plus Q5 plus Q6 must be equals to 0 तो Q4 को क्या लिखेंगे y minus 10 into 2 y minus x into 2 y minus 0 into 1 अब एक बात बताओ अगर मुझे टोटल चार्ज इन दिस सर्किट पता लग जाए V मुझे पता है तो C का फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा बच्चों C का फॉर्मूला C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैं ये लिख सकता हूँ ना Q टोटल
Q टोटल बाय V। देखो V तो मुझे पता है 10 है, Q टोटल कितना है आप जंक्शन पे याद करो, जंक्शन पे वहां पे जंक्शन लोग क्या कहते थे, जंक्शन पे आने वाला करंट मस्ट बी इक्वल टू, जंक्शन से जाने वाला ध्यान से एक बार बताए ना, अगर इस वाली ब्रांच में Q चार्ज फ्लो कर रहा है, बच्चों ध्यान से देखो, तो इधर से Q एंटर करेगा, Q ही डिस्ट्रीब्यूट होगा और Q ही वापसी मिलने वाला है। इधर देखो इस वाली ब्रांच में कितना है, इस वाली में तो टोटल चार्ज कितना होगा Q3 प्लस Q6, नहीं आया भाई। इस वाली ब्रांच में कितना चार्ज, इस वाली में तो टोटल चार्ज कितना का Q3 प्लस Q6 डिवाइडेड बाय 10 V मान लो 10 मानना है 10 मान लो, तो जैसे भी होगा वो आपका आंसर आ गया। जल्दी बताओ कोई मुश्किल। सेम ऐसा ही आप लोगों ने रजिस्टर के केस में भी किया था, बस फर्क क्या था, यहाँ पर Q की वैल्यू है C × V, वहाँ पर I की वैल्यू होती थी V बाय R। सेम इसी वाली ब्रांच में करंट निकालेंगे, इसी वाली ब्रांच में करंट निकालेंगे, दोनों के करंट को ऐड कर देंगे तो टोटल करंट पता लग जाएगा, टोटल वोल्टेज हमें पता होती थी तो V बाय I करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे Q बाय V, वहाँ पर VI मेथड भी बोलते थे, यहाँ पे Q बाय V मेथड बोलते हैं। जल्दी बताओ आया नहीं आया समझ? हाँ भाई पिंका कर लेगी बेटे पक्का? हाँ भाई घूम डन। चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। जय भारत।